नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। ये क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही बंद करना पड़ा। बाकी जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से आगे की क्लास ये है। देखिए, इकोनॉमिक्स में कुछ और शब्दों का बार बार जिक्र होता है, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कुछ शब्दों, जैसे डिस इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले ज़्यादा बेरोजगारी होगी, इन्फ्लेशन का रेट पहले ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन पहले ज़्यादा होगा, महंगाई पहले ज़्यादा होगा, और वो महंगाई अब गिर रही है, महंगाई अब कम हो रही है, महंगाई अब कम हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि महंगाई 12% थी, अब 12% से किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि 12% से अब 10% हो गया, तो महंगाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 2% गिर गया। तो महंगाई का घटना डिसइन्फ्लेशन या अवस्फीति कहलाता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि महंगाई घट रहा है। ठीक, इसमें महंगाई घट रही है, सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना होता है हम लोग को? एक और चीज पढ़ना होता है, डिफ्लेशन, जिसे अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति, अपस्फीति क्या है? अपस्फीति क्या है? इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज यानी मूल्यों और सेवाओं का दाम इस प्रकार घट जाता है, इस प्रकार घट जाता है कि वो काफी कम हो जाता है। अपने जो जितना उसका प्रोडक्शन में जितना लागत लगा है, उससे भी कम दाम में जब बिकने लगे, तो उसको अपस्फीति कहते हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन। जैसे मान लीजिए किसी चीज को बनाने में लग गया 100 रुपया, अब इतना खतरनाक डिफ्लेशन आया, चीजों के दाम इतना तेजी से घटने लगे कि वो चीज 80 रुपया का हो गया। बनाने में लगा है 100 रुपया, बिक रहा है 80 रुपये में, तो ये 20 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये सबका नुकसान होगा। तो इस सिचुएशन को अपस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या क्या हो सकता है? कारण, इसका कारण हो सकता है कि मनी सप्लाई घट गई हो। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो बाजार में पैसे हैं वो कम हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट का घटना, इन्वेस्टमेंट का घटना, इन्वेस्टमेंट घट जाए, लोग इन्वेस्ट कम करना चाहें। ऐसे सिचुएशन में तो प्रोडक्शन भी घटेगा, उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन का घटना। ठीक, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि माइनस में चला जाता है, इन्फ्लेशन माइनस में, -5%, -4%। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन या अपस्फीति बोलते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बुरा समय होता है। अगला इसी इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ एक कर्व बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व को समझने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा चीजों को जानना पड़ेगा। आप पहले ये बताइए कि आपकी कमाई अगर बढ़ेगी, आपके पास ज्यादा पैसे हो गए, तो आप कहोगे मम्मी अब खाना बनाना तो बंद करो, घर पे किसी को रख रहा हूँ वो खाना बनाएंगी, या फिर पोछा लगाएंगी, काम करेंगी, तो आप हाउस हेल्प ले लोगे। ठीक, तो आप कब ऐसा कर रहे हो? जब आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं। जब पैसे आपके पास बढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, किसी को रोजगार दे रहे हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं और फिशर्स क्वांटिटी थियरी के अनुसार अगर हम देखें, तो महंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, और उसके साथ साथ आप लोगों को रोजगार दे रहे हो, यानी बेरोजगारी घट रही है। तीन चीज एक साथ हो रहा है। अगर हम देखें तो जैसे जैसे किसी इकोनॉमी में पैसे बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगता है, बेरोजगारी घटने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगती है। ठीक, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है, महंगाई जैसे जैसे बढ़ता है, महंगाई के बढ़ने से, महंगाई के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी घट जाएगी। इस कर्व में यही शो हो रहा है। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखोगे तो ये कर्व यही शो कर रहा है कि यहाँ पे महंगाई अपने चरम पर है, सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर अगर आप नीचे देखो, यहाँ पर अगर आप एक सीधी रेखा में ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ, चलो,
एक सीधी रेखा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है। जैसे जैसे महंगाई घट रहा है, देखो महंगाई घटती हुई जा रही है, महंगाई घट रही है, महंगाई घट रही है। महंगाई सबसे कम कहाँ पे है? इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर। तो महंगाई जैसे ही घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। यानी लोगों के पास जब पैसे रहेंगे तभी तो किसी को रोजगार देंगे। तो फिलिप्स कर्व ये कहता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से, यानी महंगाई के बढ़ने से, महंगाई के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बेरोजगारी घटेगा। ये कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व कह रहा है। ठीक। तो पहला तो ये चीज आता है कि ये किसका रिलेशनशिप बताता है, फिलिप्स कर्व। तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप बताता है। एक और टॉपिक है, दो और टॉपिक हैं एक्चुअली, इससे जुड़े हुए दो तीन टॉपिक हैं, तो उनको भी खत्म कर लेते हैं महंगाई से जुड़े। जैसे टॉपिक आता है, आपसे पूछता है कि सर बताओ ना, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति जनित बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये थोड़ा अजीब सिचुएशन हो गया। मतलब ऐसा हो जाए कि आपके पास पैसे भी ना हो, सॉरी आपके पास रोजगार भी ना हो, और महंगाई भी ज्यादा हो। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। और ये कब होता है? ये कब किया जाता है? ये तब होता है जब प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है। किसी देश में उत्पादन घटने लगा, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग वहां पे चीजों को बना नहीं रहे हैं, फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले तो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो चीजें भी कम बनेंगी, चीजें कम बनेंगी तो डिमांड ज्यादा होगा, और डिमांड ज्यादा होगा तो चीजों का दाम भी बढ़ेगा। इसका मतलब हाई हो जाएगा क्या? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई ज्यादा हो गया। अब महंगाई जैसे ही ज्यादा हुआ, एक और चीज हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में आ जाए। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उत्पादन, उत्पादन का बंद होना। बंद होना, मान लो किसी देश में उत्पादन बंद हो गया, या कम हो गया, या कम होना। उत्पादन का बंद होना या कम होना। बहुत ज्यादा अगर उत्पादन कम हो गया तो फैक्ट्रीज बंद होंगी, तो लोग बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार लोग, और चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा। तो दोनों जब एक साथ होगा, उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोहरी मार पड़ेगी। अगला आप सुनते होंगे कि एक बार बहुत भयंकर इकोनॉमिक सिचुएशन हुआ था यूएसए में, 1929 से लेकर 1939 तक। इतना खराब सिचुएशन था कि बैंक्स का हालत खराब था, बिजनेस फेल हो रहे थे, फैक्ट्री शट डाउन हो रही थी, सब चीज हो रहा था। इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन पहले किस देश में आया था? तो आया था यूएसए में। कब से कब तक चला था? 1929 से लेके 1939, 10 साल तक रहा। ठीक। अगला एक और पूछता है कि ग्रेट रिसेशन, ग्रेट रिसेशन, हिंदी में मैंने गूगल पे सर्च किया, दोनों का मंदी ही दिखा रहा है, का भी मंदी ही दिखा रहा था। तो ये वाली मंदी कब आई? ये वाली मंदी, आर्थिक मंदी, तो इससे मार्केट को पूरी तरह से गिरा दिया। ठीक। और ये ज्यादा दिन तक खैर रहा नहीं, 2007 से 2009 के शुरुआत तक रहा, और पूरी दुनिया के मार्केट को हिला के रख दिया। ठीक, ये वाली आर्थिक मंदी। कौन सा? ग्रेट रिसेशन वाला, 2007 से 2009 तक रहा। ठीक। इसके अलावा एक चीज छूट रहा था, उसको भी पढ़ ही लेते हैं अभी, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक इंडेक्स होता है जिसमें इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, इन सभी के बारे में डेटा होता है। जरा देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन का, औद्योगिक, औद्योगिक उत्पादन सिद्धांत, सूचकांक, सूचकांक औद्योगिक उत्पादन। ठीक। तो एक किस तरह से क्या होता है?
तो ये हर साल, हर कुछ सालों पे या हर साल इसको देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कितना हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में कितना हो रहा है। मतलब इसमें देखा जाता है कि किसी देश में उत्पादन कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए इसको रखा गया है। ठीक, इसमें भारत में आधार वर्ष किसको माना गया है, आधार वर्ष, तो इसके लिए भारत में आधार वर्ष माना गया है सन 2011-12 को, सन 2011-12 को आधार वर्ष के तौर पे दिखा जाता है। इसको कौन जारी करता है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करने का काम करता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जितना समझ रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस सूचकांकों को कौन जारी करता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, और एक किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इसको सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी और ऑर्गेनाइजेशन को कार्यालय वगैरह कहते होंगे। ठीक, तो आप याद रखो कि सीएसओ इसको जारी करता है, कौन जारी करता है, सीएसओ। ठीक, अब इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं, और कोर इंडस्ट्रीज को याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन मुख्य उद्योग हैं, देश के मुख्य उद्योग कौन से हैं, कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। ठीक, इन कोर इंडस्ट्रीज जिनको कहा जाता है मुख्य उद्योग, मुख्य उद्योग, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए याद करते हैं एक बार एक साथ। देखिए, सबसे पहले आपको कोयला चाहिए ही चाहिए, कोल, तो पहले पे आ गया कोल, कोल यानी कोयला, समझ में आना चाहिए। ठीक, इतना तो आपको आता ही होगा। अगला है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक, तीसरा पे आता है नेचुरल गैस, जिसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस, याद रखते जाएंगे। कोल, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसके रिफाइनरी से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम के जेलीज वगैरह जिनसे वैसलीन वगैरह बनता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स यानी खादर, खादर लादर, खाद जो खेत में छीटे जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, स्टील, स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है, स्टील, सीमेंट, सीमेंट, और आठवां है सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहा जाता है विद्युत, विद्युत। ठीक, को हिंदी में इस्पात कहते हैं, इस्पात, ज्यादातर लोग को इंग्लिश वाला ही मालूम होगा इसमें का, नहीं। तो ये मुख्य चीजें हैं, इस चीज में हमको इतना ही पढ़ना था। और एक कोर इंडस्ट्रीज का टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान कितना है, इसका योगदान, ये 8 इंडस्ट्रीज, 8 सेक्टर ही मिला के पूरे इकोनॉमी का 40% है, 40% है, 40% इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी में 40% की भागीदारी रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग को पढ़ना ही एम्प्लॉयमेंट और सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ये दोनों को एक साथ ही हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक, या फिर हम क्वेश्चन समय के साथ जिस तरह ज्यादा क्वेश्चन जब बन जाएंगे तो उसके साथ साथ कराते रहेंगे। आपको बस इन चीजों को पढ़ के याद रखना है। इतना अगर आप कर ले रहे हो, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई गारंटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।